So let's start, children. The what is called as demerits of socialism. सब लोग अपनी कॉपी में लिख लें. मेरे को तो मेरिट्स में भी डीमेरिट्स ही समझ में आई थी, चिल्ड्रन. तो सबसे पहला डीमेरिट जो आपको नजर आ रहा है, दैट इज डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन रेशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. अब सर ये रेशनल एलोकेशन क्या होता है? ये मैथ्स के रेशनल नंबर से जरा भी प्रभावित नहीं है. रेशनल एलोकेशन का मतलब होता है हम अपने रिसोर्सेस को एलोकेट करेंगे कहां पर? जहां पे हमारा सो कॉल्ड वेलफेयर पब्लिक का ज्यादा होगा. तो रिसोर्सेज विल बी एलोकेटेड इन सच अ मैनर वेयर पब्लिक वेलफेयर इज हायर. अगर पब्लिक वेलफेयर ज्यादा है तो वहां पे रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगी. पब्लिक वेलफेयर कम है चिल्ड्रन तो वहां पे रिसोर्सेज कम लगेगी. फंडामेंटल लॉजिक इज वेल अंडरस्टूड बाय ऑल. हाँ ठीक है सर, तो उसमें डिफरेंस क्या है? इसमें हमने एक वर्ड ऐड किया हुआ है, आपने ध्यान नहीं दिया. डिफिकल्टी. कैसे डिसाइड करें कि व्हाट इज बेटर एंड व्हाट इज नॉट बेटर? हो सकता है कि पर्टिकुलर गवर्नमेंट को लग रहा है कि किसानों को 2,000 रुपए महीना दे दो. दूसरी गवर्नमेंट को लग रहा है कि ऐसे एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स खोल दिए जाए जहां पे वो दो क्या 20,000 रुपए महीना खुद कमा लें. तो रिसोर्स दो तरह के गवर्नमेंट एलोकेट करती है. एक सिर्फ उनको अपंग बनाने वाले कि यार मैंने फ्री का पैसा दिए जाओ, और दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर. तो दिस इज अ डिफिकल्टी. तो मेरिट में क्या पढ़ा था आपने कि भाई आपको रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं. यहाँ पे क्या देयर इज अ डिफिकल्टी इन एलोकेशन. समझ में आ गई बात? खोपड़े में बात गई? चलिए झटपट लिख लीजिए और ये फॉर्मूला लिख लीजिए. रिसोर्सेज विल बी एलोकेटेड इन सच अ मैनर वेयर वेलफेयर इज मोर एंड मोर. सो अगेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये लिखा है, द रीजन इज देयर इज नो प्रॉपर फॉर बेसिस ऑफ कॉस्ट कैलकुलेशन की कहां पे हम रिसोर्सेज कितने एलोकेट करें जिससे हमारा एडवांटेज ज्यादा से ज्यादा. खोपड़े में बात गई बच्चों. नेक्स्ट, लॉस ऑफ एफिशिएंसी. अब ये क्या होता है? कोई इंसान काम कर रहा है जिसका आउटपुट x1 है, और कोई काम कर रहा है इंसान जिसका आउटपुट x0 है. x1 इज मोर देन x0. आप बेटर आउटपुट वाले को भी उतना ही पैसा दे रहे हो और पुअर आउटपुट वाले को भी उतना ही पैसा दे रहे हो. तो आप डेफिनेटली सोशलिस्ट तो हैं कि लोगों के पास बराबर से पैसे हो. बट इन दैट केस जिसकी एफिशिएंसी बेटर है चिल्ड्रन, क्या वो अपनी एफिशिएंसी को फर्दर एनहांस करने की कोशिश करेगा? ठेंगा करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको पता है मैं काम कितना भी कर लूं, मेहनत कितनी भी कर लूं, मेरी जो सैलरी है, मेरी जो अर्निंग है, दैट विल रिमेन सेम. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर इज अ लैक ऑफ अप्रोप्रिएट इंसेंटिव जो हम लोगों को देंगे चिल्ड्रन. और इनोवेशन का कोई भी इनोवेटिव नहीं, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा पे आउट नहीं है. आप कितने भी इनोवेटिव हो बट आपको हम पैसे उतने ही देंगे जितने हम दूसरों को दे रहे हैं. तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग चाहे मुंबई में कसाब को पकड़े या किसी मुन्ना चोर को पकड़ लें, बेचारे को पैसा दो उतना ही मिलेगा. हाँ वो बात अलग है, मुंबई में रह रहे हैं तो हाउस रेंट अलाउंस 20,000 रुपए महीना, यूपी में लखनऊ में है तो मान लीजिए 12,000 रुपए महीना. दैट इज अ डिफरेंस. बट वो तो खर्च हो जाएगा, बेचारे का किराए पे रह रहा है. बट सैलरी लेवल्स वुड रिमेन सेम. और अगर कसाब जैसे टेररिस्ट को पकड़ने में कोई भी इंसेंटिव नहीं मिला, अगली बार वो पकड़ेगा किसी टेररिस्ट को? नो. वो हवलदार को पकड़ के बंद कर दे, कह दे यही टेररिस्ट है. तो काम हम उतना ही करेंगे जितने हमको पैसे मिल रहे हैं. तो लॉस ऑफ एफिशिएंसी ना हो इसके लिए आपको थोड़ा सा कैपिटलिज्म करना पड़ेगा इंसेंटिव सिस्टम में. तो एक बार बच्चों, सुब्रत राय सहारा जी का नाम शायद लोगों ने सुना होगा, सहारा ग्रुप के जो फाउंडर थे, अब उनकी डेथ हो गई. तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी से बोला कि आप इतना रोते रहते हैं, इतना परेशान रहते हैं कि भाई रेलवे घाटे में जा रहा है, घाटे में जा रहा है, आप इंडियन रेलवे हमको दे दीजिए, जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है उसको ऑपरेट करने में +20% हम आपको पे कर देंगे. ये गूगल पे ब्लॉग भी है. और लालू प्रसाद यादव जी ने उनसे पूछा, हमारा इतना बढ़िया मैनेज्ड सिस्टम है, हम प्रॉफिट में नहीं जा पा रहे, तो आप हमें कैसे प्रॉफिट करके देंगे? कह रहे हैं आपका सिस्टम बहुत बढ़िया है बट आपके जो एम्प्लॉयज हैं गड़बड़ी वही कर रहे हैं. क्योंकि एम्प्लॉय देखता है, टीटी देखता है किसी सवारी को और कहता है चालान कटेगा 500 का. वो कहता है 200 तुम अपनी जेब में रख दो, 500 का चालान क्यों काट रहे हो? तो पैसा तो ट्रैवलर खर्च कर रहा है बट वो पैसा रेलवे की ट्रेजरी में ना आके कहां जा रहा है? टीटी की जेब में जा रहा है. तो लालू प्रसाद यादव जी ने बोला कि हमें क्या करना पड़ेगा? ही सेड आप अपने एम्प्लॉयज को ऑटोनोमी दीजिए. आप एम्प्लॉयज को बोलिए वर्क बेस्ड इंसेंटिव है, जितना काम करोगे, जितना चालान लेके आओगे, उसके हिसाब से कमीशन मिलेगी और उसी के हिसाब से आपका प्रमोशन होगा. तब टीटी लोग बोले ना भैया, ना पैसा नहीं लेंगे, सीधे चालान काटेंगे क्योंकि उसमें एडवांटेज ज्यादा है. समझ में आ गया? तब जाके इंडियन रेलवेज प्रॉफिट में आने लग गई बच्चों. और आज भी अपनी टिकट पे बहुत बड़ा झूठ लिखते हैं, इंडियन रेलवेज रिकवर्स ओनली 57% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन एन एवरेज. ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि अगर लॉस होता
तो ये एंटरप्राइज आज तक किसी अडानी अंबानी आपको और मेरे जैसे को बिक गई होती, कोई भी नुकसान है ही नहीं। मिनी रत्न नवरत्न के बारे में शायद सुना होगा आपने, ये जो एनएचपीसी है, एनटीपीसी है, एलआईसी है, ये सब सोने के अंडा देने वाली मुर्गियां हैं। लॉस है तो बेच दो, क्या चला रहे हो, लॉस है तो बेच दो भाई और ऑपरेटिंग देम भाई, कोई लॉस नहीं है। इट इज अ सुपर प्रॉफिट मेकिंग कॉर्पोरेशन। समझ में आ गया? हाँ, थोड़ा सा नुकसान आईआरसीटीसी पे हो रहा था उनको, केटरिंग सर्विसेज में उनकी लागत ज्यादा थी बट कमाई कम थी, तो उन्होंने उसको बंद कर दिया। बंद कर दिया इन द सेंस अब वो रेलवे की सब्सिडरी तो है बट ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें शेयर होल्डर्स का है, पब्लिक का है। लॉजिक अंडरस्टूड? चलो, तो प्लीज कॉपी दीज पॉइंट्स क्विकली। चलिए, तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स मैनेज करते हैं, तो मेनी अ टाइम वो भी नहीं चाहते कि सो कॉल्ड लोग ज्यादा पैसा कमाएं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्यूरोक्रेट्स के इंडिया में क्या चल रहे हैं, पढ़े लिखे तो होते नहीं हमारे नेता। मैक्सिमम मैक्सिमम नेता क्या पढ़े लिखे होते हैं? नो, पान खा लिया, सफेद कुर्ता पहन लिया, पान चुआना सीख गए, नेता बनने के लिए एलिजिबल। पब्लिक को बेवकूफ बना के झूठे सपने दिखाकर, बेवकूफ क्या बनना है, लोग ही खुद काम चोर हैं, उनको बिना काम के पैसा चाहिए, तो वो ऐसी पार्टी को चूज करते हैं जो उनको सो कॉल्ड बिना काम के पैसे दे दे। तो आर दीज ब्यूरोक्रेट्स एज एफिशिएंट एज प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स लाइक अडानी एंड अंबानी? बिल्कुल भी नहीं। इनको सिर्फ घूस लेनी आती है बस, कि लग रहा है अडानी 15,000 करोड़ प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं तो 300 करोड़ मेरे को दे दें। अरे तो कमाई तो होने दो पहले, तब पैसा देंगे ना। और अगर इतना पैसा आप ही मांग लेंगे तो बेचारा कमाएगा क्या? और उस केस में प्राइस प्रोडक्ट का उसे बढ़ाना पड़ेगा, तो गरीब आदमी मर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ऐसे नेता हमारे देश में है चिल्ड्रन, ऐसे ऐसे देश मतलब थे, निकाल बाहर कर दिए गए, जेल में बैठे हुए हैं। हाईवे का टेंडर पास होना है 2,000 करोड़ का, एक हेलीकॉप्टर गिफ्ट कर दो जरा हमको। और कहीं एंटरप्रेन्योर पूछ ले, अच्छा हेलीकॉप्टर तो घूस में गिफ्ट कर देंगे, तेल कहां से भरवाओगे? वो दूसरा टेंडर पास करते समय ले लेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? अब गलती इनकी भी नहीं है, इनको 5 साल काम करना है, 5 साल के बाद 0% प्रोबेबिलिटी कि वापस ये रूलिंग पार्टी बन के आएंगे या नहीं आएंगे। चलिए, समझ गए बच्चों? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? लॉस ऑफ एफिशिएंसी, लॉस ऑफ इंसेंटिव, इसी से मिलता जुलता पॉइंट है चिल्ड्रन। वर्कर्स आर गवर्नमेंट सर्वेंट, उनको पता है कि वो सरकारी दामाद हैं, चाहे वो एफिशिएंटली काम करें चाहे इनएफिशिएंटली। बट मोदी जी ने साफ साफ बोल दिया इनएफिशिएंट डिपार्टमेंट्स को 30% कॉस्ट हम झेलेंगे, 70% आप अपनी व्यवस्था खुद करें। अगर आपका रेवेन्यू लॉस हो रहा है 30% तक व्हील पे, अगर आप नहीं कमा पा रहे 70%, कृपया करके अपनी दुकान को बंद कर दें। पीपल आर हेयर टू टेक ओवर दिस। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इलाहाबाद का। यहाँ पे नैनी इंडस्ट्री एरिया में बहुत पहले बच्चों एक कॉटन मिल चला करती थी। गॉट इट क्लियर? उस चौराहे का नाम, एरिया का नाम भी कॉटन मिल चौराहा वगैरह हो चुका है। अब ये कॉटन मिल रही होगी किसी कॉर्पोरेट की, भगवान जाने, बहुत बड़ी जमीन है, बहुत बड़ी जमीन, और आज की तारीख में पूरी बंद पड़ी है। इट्स अ लॉस ऑफ रिसोर्स। अभी रिसेंटली इसको खरीद लिया गया उस कंपनी ने जिसके अशोक लेलैंड के नाम से ट्रैक्टर्स आते हैं, सॉरी ट्रक्स आते हैं। अशोक लेलैंड बनाने वाली कंपनी जो है, लेलैंड इज अ फॉरेन कंपनी, अशोक इज एन इंडियन कंपनी चिल्ड्रन। तो इनका जॉइंट वेंचर है, और ये 1,000 स्क्वायर यार्ड्स या ऐसा ही कुछ मेजरमेंट है जो उन्होंने फाइनलाइज किया है। और उड़ती उड़ती खबर है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे। और क्या नाम है इस ग्रुप का, जैसे टाटा ग्रुप है, इट स्टार्ट फ्रॉम एच चिल्ड्रन, मेरे को नाम, हिंदुजा ग्रुप, यस हिंदुजा ग्रुप। तो हिंदुजा ग्रुप है, ये 3 भाई काफी जेल वेल में भी रहे हैं, कुछ कांड किए थे ऐसा, सरकार को चूना लगाने वाला। तो हिंदुजा ग्रुप ने ये लैंड फाइनल कर लिया है। तो अब ये जो लॉस ऑफ रिसोर्स है, अगर गवर्नमेंट यहाँ पे पहले ही फैक्ट्री लगवा दे, तो इन दैट केस जो लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट है वो एटलीस्ट नहीं होगा। ऐसे ही हमारे इलाहाबाद के नैनी एरिया में एक टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट बनाने की फैक्ट्री लगी थी, आईटीआई, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। 2005 के बाद से वहां पे कोई भी सैलरी हाइक हुआ ही नहीं। अभी भी लोग वहां काम कर रहे हैं, वहां पे सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है। बट अगर टेलीफोन बनाने वाले इंजीनियर को थोड़ी सी ट्रेनिंग हमारी गवर्नमेंट ने दे दी होती और ये मोबाइल फोन बनाने लग जाते, तो नोएडा में जो 6-7 साल पहले या 5 साल पहले सैमसंग का प्लांट लगा है, शायद 10-15-20 साल पहले यहाँ पे सैमसंग अपना प्लांट लगाता। क्योंकि भाई टेक्नीशियंस तो है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ आपको लैंडलाइन फोन की टेक्नोलॉजी को शिफ्ट करना है मोबाइल फोन, और ज्यादातर काम तो चिप मेकिंग वगैरह सब बन के आती है, सिर्फ असेंबलिंग ही तो करनी है। तो जो भैया लैंडलाइन फोन असेंबल कर सकता है, मोबाइल भी असेंबल कर, आपको सिखा दूं, आप ही कर लेंगे, उसमें कौन बड़ी चीज है। अरे स्क्रू खोलना है, सामान खांचा फिक्स, कटिंग वटिंग तो करनी नहीं, कारपेंटर तो काम है नहीं, खांचा बन के आएगा फिक्स कर दीजिए। यू मस्ट हैव सीन रिपेयरिंग ऑफ मोबाइल फोन इन द शॉप्स।
एकदम आसान होता है, सारी चीजें प्लग एंड प्ले पे चलती हैं। कोई वेल्डिंग वेल्डिंग या वो सो कॉल्ड वो मशीन नहीं होती छोटी सी, हीट करके उसको लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मोल्डिंग मशीन, या हिंदी में तो वो कैया मशीन उसको बोलते हैं लाइक वाइज। तो वो भी वैसा कुछ नहीं करना, सारा सिस्टम प्लग एंड प्ले पे है। बट अगर ये काम हो जाएगा तो लोगों को सैलरी अच्छी मिलने लग जाएगी, फिर नेताओं की बातें मानेगा कौन, फ्री का राशन दे रहे हैं। और हमारे नेता लोग एक नंबर के चोर आदमी, लाओ 300 करोड़ दे दो तो हम तुम्हारा प्रोडक्ट इंडिया में बेचने के लिए पास कर देंगे। तो चाइना में और इंडिया में यही फर्क है, वहां पे वो अपने लोगों की ग्रोथ की बात करते हैं, और यहाँ पे जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी बेचारे कुछ कभी बोले ही नहीं। सारी कर्म कांड वो सोनिया आंटी हमारी, नाम सुना होगा, अब किसी चाची मौसी का नाम हो तो मत समझ लीजिएगा, अरे सोनिया गांधी जी, बेटे का नाम है ना पप्पू गांधी, मतलब राहुल गांधी। तो वो सब नेता उसी प्रकार के थे बच्चों, कि लाओ 10 लाख 20 लाख 50 लाख घूस दे दो और सो कॉल्ड काम स्टैब्लिश मत करो, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अब वाली गवर्नमेंट क्या सोचती है कि भाई परिवारवाद तो है नहीं, नेपोटिज्म तो है नहीं, लोगों को बिजनेस करने के लिए सहूलियत दे दो, ये अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, टैक्स कलेक्ट होगा, देश का भला करेंगे, लोग हमें वोट देते रहेंगे। समझ में आ गया? तो इसीलिए कहते हैं गुजराती आदमी एकदम बिजनेस माइंडेड होता है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल। शी जिनपिंग साहब भी चाइना में ऐसे ही हैं। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चलन पक्का मार्क कर लिया सबने? लॉस ऑफ कंज्यूमर सॉवरेनिटी। व्हाट इज दिस कंज्यूमर सॉवरेनिटी? बच्चे कहेंगे सर तो बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। कंज्यूमर्स चॉइस। सिर्फ और सिर्फ नीड्स पे डिपेंडेंट हो जाए पूरी इकोनॉमी, आई रिपीट, सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन नीड्स पे डिपेंडेंट हो जाए पूरी इकोनॉमी, सिर्फ अपनी नीड्स को या फुलफिल करें, क्योंकि अगर कैपिटलिस्ट नहीं होगा बच्चों तो कंज्यूमर को बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स, बेटर चॉइस ऑफ गुड्स अवेलेबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि कैपिटलिज्म है, मैं कुछ बना रहा हूं, मार्केट में उसकी डिमांड है, आप मेरे को कॉम्पीट करने के लिए उससे थोड़ा बेटर बनाओगे, कोई तीसरा आपको कॉम्पीट करने के लिए और अच्छा बनाएगा। तो इन ढेर सारे बिजनेस कॉम्पिटिशंस में अल्टीमेटली हु इज द किंग चिल्ड्रन? कंज्यूमर। तो कैपिटलिस्ट में कंज्यूमर इज द किंग, बट यहां पे क्या हम आपको मल्टीपल चॉइसेस दे रहे हैं? नो, जो मिल रहा है वही सबके लिए है। तो दैट्स वाई कंज्यूमर के पास कोई भी चॉइस नहीं है, उसको बेचारे को नीड्स में ही अपना पूरा जीवन काटना पड़ जाता है। अंडरस्टूड? तो कंज्यूमर इज द किंग ओनली एंड ओनली इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी चिल्ड्रन? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। खोपड़े में बात गई या बिल्कुल नहीं गई? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? झटपट कॉपी करने चिल्ड्रन। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में द इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ओनली अ लिमिटेड वैरायटी ऑफ गुड्स। व्हाई लिमिटेड वैरायटी ऑफ गुड्स? ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारा रिसोर्स एलोकेशन है चिल्ड्रन, दैट इज ओनली फॉर नीड्स एंड नॉट फॉर कंफर्ट्स। तो अगर कैपिटलिज्म ना होता शायद ये 3G 4G कुछ ना होता, भैया जी जीजा जी दीदी जी होते, बस 3G 4G कुछ ना मिल पाता। समझ गए इस बात को? पक्का? नोटिफाई क्विकली चिल्ड्रन। चलिए, लॉस ऑफ फ्रीडम। अब काहे का फ्रीडम सर? क्या सोशलिस्टिक इकोनॉमी में चिल्ड्रन हम प्राइवेट एंटरप्राइज सेटअप कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपने गलती से अगर सेटअप कर भी लिया तो यू विल हैव मैक्सिमम कंट्रोल बाय हुम चिल्ड्रन? बाय द गवर्नमेंट। तो जैसे कंज्यूमर्स के पास कोई चॉइस नहीं है, वैसे ही बिजनेसमैन के पास भी कोई चॉइस नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? So in the absence of economic freedom, people are not able to enjoy full civil and political freedom. मतलब सर ये तो थोड़ा सा डिक्टेटरशिप इकोनॉमी लग रहा है। अब मेरे को थोड़ा सा गलत लग रहा है तो मैं आपको लिखने को नहीं बोलूंगा। Got it clear? बस ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप प्राइवेट एंटरप्राइज सेटअप नहीं कर सकते हैं, तो क्या रैम्पेंट या हाई प्रॉफिट मेकिंग होगी? हाई प्रॉफिट मेकिंग भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं। अंडरस्टूड दिस? एनी कंफ्यूजन? नोट डाउन फास्ट चिल्ड्रन। 1991 के पहले इंडिया भी तो सोशलिस्ट ही था। हाँ, इंडिया सोशलिस्टिक था, बट इतना नहीं था हमारे देश में। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई पाकिस्तान इज ऑल्सो मिक्स्ड इकोनॉमी, बट उस मिक्स्ड इकोनॉमी में भी देर इज नो पॉलिटिकल फ्रीडम। आप ज्यादा TDPP करिए, निपट जाएंगे आप। चाइना को बोलते हैं हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी, वहां पे नजर आता है देर इज नो फ्रीडम। ज्यादा सरकार के खिलाफ कुछ बोल दीजिए, सरकार निपटा देगी आपको। इज दैट क्लियर? नहीं, प्राइवेटाइजेशन है ये, हमको आपको देखने में लगता है प्राइवेटाइजेशन है, हर प्राइवेट सेक्टर में शी जिनपिंग साहब का इन्वेस्टमेंट है वहां पे। तो किस तरह का प्राइवेटाइजेशन हो गया? गॉट इट क्लियर? सर तो फिर सोशलिस्ट कंट्रीज में भी आती कौन कौन सी हैं क्या कह रहे हैं? सोशलिस्ट एक्चुअल में? प्रैक्टिकली कोई सोशलिस्ट नहीं है। अब बाकी तो आप किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए, अगर उन्होंने अपने आप को सोशलिस्ट डिक्लेयर कर दिया, यूएन में कोई केस लेके गया, यूएन ने कुछ नहीं बोला तो मान लेंगे उसको सोशलिस्ट। रशिया को लोग कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, लगती है कैसे सोशलिस्ट? चाइल्ड ट्रैफिकिंग भयंकर होती है,
छोटा भाई परेशान कर लो, ले जाना, वहां निपटा देना उसको। समझ में आ गया? तो कहने में और कागज पे और रियलिटी में देयर इज वास्ट डिफरेंस चिल्ड्रन, वास्ट डिफरेंस। अगर आपसे कोई पूछे भाई आपका घर जो बना है क्या वो अकॉर्डिंग टू मैप है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल अकॉर्डिंग टू मैप है, बट वो आप नगर निगम वालों को ले आइए ना, 10 गलती निकालते उस घर के अंदर, तो बताइए भाई सीलिंग ग्राउंड फ्लोर की 10 फीट क्यों नीचे आपने 11.5 फीट की क्यों बनवाई है, ये मैप के हिसाब से नहीं है। लोग घर का मैप पास करवाते हैं, बनवाते कुछ और है, कोई देखने आता है, जो आया उसको सुविधा शुल्क दे देंगे, गवर्नर साहब की चिट्ठी, वो चुप हो जाएगा। गवर्नर साहब की चिट्ठी नहीं समझे? अरे आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, समझ गए? चलिए लिख लिया लॉस ऑफ फ्रीडम चिल्ड्रन। चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। हाँ ऐसा होता है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है चिल्ड्रन, वो काफी हद तक रिसोर्सेज को भी डोमिनेट कर लेती है, क्योंकि सारे के सारे जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं दे आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो आपको कुछ भी करना है तो यू आर ऑलवेज एट द डिस्पोजल ऑफ द गवर्नमेंट ओनली। आप अपनी आइडियोलॉजी से कुछ प्रॉफिट मेकिंग कर ही नहीं सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। बट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो खैर गवर्नमेंट होती नहीं है। मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट के अंदर एक डर होता है कि अगर हमने ऐसी पॉलिसीज बना दी जो बिजनेसमैन को रेस्ट्रिक्ट कर रही है प्रॉफिट कमाने से, या कंज्यूमर को रेस्ट्रिक्ट कर रही है चॉइस ऑफ गुड्स खरीदने से, इज दैट क्लियर, तो अगली बार आपको वोट मिलेगा ही नहीं। भारत संचार निगम लिमिटेड इज ओन्ड बाय हुम चिल्ड्रन? गवर्नमेंट। अगर बीएसएनएल चाहे तो 99 रुपीज में भी 12 महीने का प्लान दे सकता है, और जो नुकसान होगा वो टैक्स के पैसे से कवर हो जाएगा। बट ये हरकत करके वो मार्केट के कंपटीशन को किल कर रहे हैं। क्या भारती मित्तल जी जो हैं, सुनील भारती मित्तल जी एयरटेल के, इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? नो। क्या रिलायंस के मुकेश अंबानी एक्सेप्ट करेंगे? नो। भाई गवर्नमेंट की अपनी दुकान है, लोएस्ट प्राइस पे प्लान भेज दो, नुकसान हो गया टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट कवर कर लेगी, सब कुछ ठीक है, बट व्हाट अबाउट अस इन दैट केस? भाई हमको आपने 5-5, 10-10 हजार करोड़ के लाइसेंस बेचे हैं, हम अगर 99 रुपए में 12 महीने की सर्विस देने लग गए तो हमारी तो लाइसेंस फीस नहीं कवर होगी, बाकी जो सो कॉल्ड मेंटेनेंस ऑफ एवरीथिंग है वो सब तो आएगा ही नहीं आएगा। तो ये काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती। इज दैट अंडरस्टूड? ये फिर इलीगल हो जाएगा या ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे गलत हो जाएगा। तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट तो देना ही पड़ेगा। तो अगर प्योर सोशलिस्टिक इकोनॉमी हो जाए चिल्ड्रन, तो ये हरकतें गवर्नमेंट कर सकती कि नहीं, कि जो सेल्फ ओन्ड सर्विसेज हैं इतना सस्ता दे दो कि प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस देने के बाद भी उनका बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो सोशलिस्टिक में ऐसा हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। तो ये तो कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर हो गया। पॉलिटिकल पावर, रूल ऐसा बना दो जब आप आए एज अ रूलिंग पार्टी, भाई इंडिया में क्या चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए पार्लियामेंट की 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, आधी नहीं चलती, कितनी, 2/3, और राज्यसभा में उतनी मेजोरिटी होनी चाहिए। तो अगर हमारी लोकसभा राज्यसभा में 90% सो कॉल्ड एमपीज अपने हैं, तो हम तो कानून भी बदल सकते हैं ना। और हमने कानून बदल दिया कि अब ये रूलिंग पार्टी 5 साल नहीं, ये 25 साल चलेगी, जैसा रशिया में होता है। तो अब यही गवर्नमेंट जो आएगी वो कितने साल चलेगी, 25 साल। दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर। अब यहां पे अगर कोई रॉबिन हुड पांडे बन गया, किसी ने बगावत कर दी, तो सरकार की बैंड बज जाएगी। और अगर सब लोग मान गए, किसी ने कुछ नहीं किया, तो अब जिंदगी भर डिक्टेटरशिप चलेगी। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए 2 हाउसेज रखे गए हैं, एक लोअर और एक अपर हाउस, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। और ऐसा बहुत कम होता है कि जिस रूलिंग पार्टी की सो कॉल्ड क्या कहते हैं, अरे क्या बोलते हैं उस वर्ड को, मेजॉरिटी लोकसभा में हो, उसकी मेजॉरिटी राज्यसभा में भी हो। ऐसा जनरली नहीं होता, क्योंकि लोकसभा में तो मेंबर्स इलेक्शन से आते हैं, राज्यसभा में प्रोपोर्शनेट नॉमिनेशन होता है। जैसे 543 सीट्स हैं, अब मान लीजिए 250 सीट संकट मोचन पार्टी की, मेरी पार्टी की आधी, या आधी कितनी हो गई 543 की, 273, 74 कितनी हो बच्चों, 543/2, हाँ 272 सीट है। तो अगर संकट मोचन पार्टी की 272 सीट है और राज्यसभा में लेटर से 200 सीट है कुल, तो वहां पे आधी फिर मेरी ही होंगी, तो आधे एमपीज वहां हमारे होंगे। बट क्योंकि नॉमिनेशन प्राइम मिनिस्टर तो करते नहीं है, प्रेसिडेंट करते हैं, तो इसलिए काफी बार ये भी होता है कि जो प्राइम मिनिस्टीरियल पार्टी होती है वो प्रेसिडेंट भी अपना जान पहचान वाला रखती है, ताकि राज्यसभा में ज्यादा नॉमिनेशन हमारे ही लोगों के हो जाए। बट हिंदुस्तान है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान नहीं है, इतना करप्शन यहाँ पे है नहीं। 1-2% में मान सकता हूं कि सेटिंगबाजी काम कर जाए, बट हमेशा नहीं, क्योंकि वहां पे लिस्ट है, इतने परसेंटेज एकेडमिशियंस चाहिए,
इतने परसेंटेज सो एंड सो इंडिया के बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट चाहिए, इतने स्पोर्ट्स पर्सनल चाहिए। इसलिए तो तेंदुलकर जी और धोनी जी वहां जाके, या सो कॉल्ड फ्रॉम द बॉलीवुड इतने लोग वहां से, मतलब बॉलीवुड से नहीं चाहिए, ड्रामा एंड थिएटर के लोग चाहिए। इसीलिए रेखा जी को और जयप्रदा और जया बच्चन जी को मिल गई सीट वहां पे। तो इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर नहीं हो सकता हमारे यहाँ। समझ में आ गया? क्योंकि हमने जो सिस्टम रखा हुआ है वो ऐसा है कि रूलिंग पार्टी को कभी डोमिनेशन का तरीका देगा ही नहीं। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? ये सब बातें आपकी हिस्ट्री के टीचर्स ने शायद आपको बताई हो। हाँ, कांग्रेस में है। तो जैसे मैंने बताया ना, 543 सीट लोकसभा में है। अब मान लीजिए 543 में 300 सीट बीजेपी की है और 200 सीट मान लीजिए कांग्रेस की है और 43 इंडिपेंडेंट एमपीज हैं। समझ में आ गया? तो अब 60% सीटें अगर रूलिंग पार्टी के पास है लोकसभा में, और राज्यसभा में मान लो 100 सीट है, होती ज्यादा मान लो 100 है, तो 60% वहां पे भी जो सो कॉल्ड ये क्या कहते हैं नॉमिनेशन होगा, वो बीजेपी कैंडिडेट्स का ही होगा। इज दैट क्लियर? तो अगर मोदी जी बोल दें कि भाई राज्यसभा में 100 सीट है, मुर्मू जी 90 हमारे, मुर्मू जी का दिमाग खराब हो गया है क्या? पॉलिटिकल साइंस की जो क्लास अटेंड कर लो, यूट्यूब पे फ्री लेक्चर मिल जाएगा। तो जितना प्रपोर्शन आपका लोकसभा में है उतना ही प्रपोर्शन राज्यसभा में होगा। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट चिल्ड्रन, अगर मेरी पार्टी के मेजोरिटी एमपीज हैं, जरूरी नहीं कि वो हर बात पे हाँ में हाँ मिलाएंगे। अगर उनको कुछ लगता है कि इनह्यूमन प्रैक्टिस हो रही है तो उसको वहां वो मना भी कर सकते हैं। तो ये नहीं कि रूलिंग पार्टी के जितने एमपीज होते हैं वो मोदी जी हाँ में हाँ ही मिलाएंगे, कितनी बार वो डिनाई भी कर जाते हैं। समझ में आ गया? कभी कभी फल भी भुगतना पड़ता है। बेटा अगली बार तुम टिकट लेके देखो। इज दैट क्लियर और नॉट? बट खैर इंडिया है, लोग थोड़े सिविलाइज हैं, कुछ भी गड़बड़ी हुई तो हम क्या बोलते हैं? आई विल सी यू इन द कोर्ट। कोर्ट सिस्टम पे भरोसा है। अनलाइक पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या है, वहां तो जनरल स्टडीज में क्वेश्चन ही हटा दिया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर, हु इज द प्रेसिडेंट। समझ में आगे? अकाउंटेंसी की करंट असेट की तरह होते हैं, पता नहीं आज है कल हो रहेंगे या नहीं रहेंगे। ओके, तो वो सब जाहिलों वाले देश हैं। हमारा देश कम से कम इतना जाहिल नहीं है। अगर हमारे मोदी जी कह दें भाई जीएसटी 36% है एसी पे, कोई टेंशन नहीं। जो एसी खरीदने की औकात रखता है वो 36% जीएसटी देने की हैसियत भी रखता है। और जिन गरीबों को बेनिफिट्स चाहिए गवर्नमेंट प्लान्स के, वो हमारे देश की सरकार देती थी, देती है और देती रहेगी। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आ गया? अब बिजनेसमैन क्यों किसी आता है, हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं, हमको बदले में कुछ नहीं मिल रहा? क्योंकि उसकी मेंटालिटी है कि हम कस्टमर को कुछ बेच रहे हैं तो वो हमको प्रॉफिट दे रहा है। तो हर बिजनेसमैन को अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दी जाए, सिविक्स पढ़ा दी जाए, तो पहला काम वो क्या करेगा पता है? देश छोड़ चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और बाकी गवर्नमेंट ने इतने सिस्टम्स बनाए हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट वकील लोग इतने लूप होल ढूंढ लेते हैं, बिजनेसमैन कहता है कोई बात नहीं, सरकार डाल डाल तो हम पात पात, हम भी कहीं ना कहीं जुगाड़ सेटिंग देख ही लेंगे। एंड अबव ऑल चिल्ड्रन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जाओ, चले जाओ ऑस्ट्रेलिया, जाओ चले जाओ यूएस, बिजनेस सेटअप कर लो। इतना रेसिज्म है, पता लगा दुकान खोल रहे हैं सुबह, कोई अमेरिकन आया कस्टमर, सामान आप अच्छा से थूक के चला गया आपके मुंह में, आप कुछ नहीं कर पाएंगे वहां पे। यहाँ तो कम 2 घंटा आप तो मार दोगे उसको, अपना ईगो तो सेटिस्फाई कर लोगे। तो कहावत है ना, दूर के ढोल सुहाने, ऐसा है नहीं। उन देशों में समस्याएं अलग तरीके की हैं। हमारे देश में प्रैक्टिकली जो समस्याएं हैं वो जुगाड़ कॉन्सेप्ट से ठीक हो जाती है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? यहाँ लोग बाहर ज्यादा दुखी हैं, जेल में ज्यादा सुखी हैं। किस जगह आपको इतनी सहूलियत मिलेगी भैया? समझ में आ गया? थोड़ा कोर्ट में रहम की भीख मांग लीजिए, गिड़वा लीजिए, जज साहब के दिल में भी ममता आ जाएगी। वो भी हो सकता है थोड़ा रिलीफ दे दे। उन देशों में ऐसा है, आप गल्फ कंट्री में ड्रग ट्रैफिकिंग में पकड़े जाएं, चाइना में पकड़े सीधे शूट कर देते हैं। और यहाँ पे सरकार क्या सोचती है, ये शूट करने में 150 गोली लगेगी, एक काम को इसको जेल में ले जाओ, इससे थोड़ा पत्थर पत्थर तोड़वाओ, पापड़ वापड़ बनाओ, थोड़ा काम करो इससे जाकर। इज दैट क्लियर? चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, दे मे बिकम डिक्टेटर्स एज अ स्टैलिन इन केस ऑफ व्हाट चिल्ड्रन, सोवियत रशिया। तो कहने को सोशलिस्टिक गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए होती है, बट वो वेलफेयर एक सुपर पुअर कम्युनिटी का ही कर पाती है, मिडिल या अपर मिडिल क्लास का कोई वेलफेयर होता ही नहीं है। बट टेक्स्ट पढ़ने से क्या लगता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी में कि वेलफेयर सबका है? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की इतनी कमाई थोड़ा होती है टैक्सेस से कि वो सबका वेलफेयर कर पाए। अब अमिताभ बच्चन मान लीजिए इंडिया के टॉप 100 टैक्स पेयर्स में है, तो क्या सरकार उनके घर के बाहर गार्डन बना देगी? नो। उनके घर के अंदर एक वाटर पार्क स्टैब्लिश हो जाएगी? अरे 1 रुपए का बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये तो हर जगह है। तो टैक्स देने का मतलब माँ बाप का बच्चा पालना। वो आपको तो सब कुछ देते हैं, बट बदले में आपसे कोई उम्मीद नहीं लगाते। इज दैट क्लियर और नॉट? तो कहने को सोशलिस्टिक इकोनॉमीज होती सोशलिस्टिक है जब वो स्टार्ट होती हैं, धीरे धीरे डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाती हैं। समझ गए बच्चों इन बातों को? सिमरन जी समझ गए इन बातों को? कोई क्वेरी बच्चे? Yes, sir. चलिए No, sir.
Yes, sir. लूप होल्स इन द प्लानिंग प्रोसेस। कैसा लूप होल? शादी करने के लिए उम्र 21 साल और वोट देने के लिए 18 साल। देश संभालना आसान है, बीवी संभालना आसान नहीं है। चलिए मजाक की बात अलग, चिल्ड्रन। जब सो कॉल्ड प्लानिंग स्टार्ट हुई इंडिया में इन द ईयर 1951, हर 10-10 साल में प्लान बने चिल्ड्रन। 51 से 56, 56 से सो ऑन। बीच में 5 साल ऐसे हुए, एक बार 3 साल और एक बार 2 साल। 3 साल वाला 66, 67, 67, 68 एंड 68, 69। सरकारें गिर गई तो पूरे 5 साल की प्लानिंग चल नहीं पाई। फिर बच्चों 1991 एंड 91-92, ये 5 हमारे प्लान हॉलीडेज थे, सिंगल ईयर प्लान थे। बाकी हर 5 साल का एक गवर्नमेंट प्लान बनाया करती थी, क्या करना है। स्टार्टिंग के प्लान्स में तो फूड की सेल्फ सफिशिएंसी की बात की। 1965 याद है बच्चों, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी। पाकिस्तान को ऐसा चहेटा था, शास्त्री जी पूछे फोन करके, सर हम सही कर रहे हैं? मैंने कहा चलिए आगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो कितना पाकिस्तान में मंदिर तक घुस गए थे। गॉट इट क्लियर? उसके बाद पाकिस्तान की हालत खराब, एज यूजुअल भिखारी देश कहां भीख मांगने गया? अपने सो कॉल्ड प्रॉक्सी फादर के पास। नहीं, चाइना उस समय धंधा पानी स्टैब्लिश कर रहा था। ना 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 ना, यूएस। गॉट इट क्लियर? क्योंकि यूएस की नजर उस समय रशिया और इंडिया पे थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी की बहुत अच्छी दोस्ती हमारे सो कॉल्ड रशियन प्रेसिडेंट स्टालिन के साथ थी। तो उनको लगा रशिया साइज में बड़ा है, हिंदुस्तान पॉपुलेशन बड़ा है, उनका साइज और हिंदुस्तानियों का दिमाग अगर मिल जाए तो दे विल कॉन्कर द वर्ल्ड। यूएस की हालत टाइट थी इसमें, इसीलिए यूएस कभी नहीं चाहता था कि ये दो देश आगे बढ़े। गॉट इट क्लियर? थोड़ी सी स्टोरी आउट ऑफ द वे सुना रहा हूं, बट समझना बहुत जरूरी है। तो यूएस ने इंडिया को बोला हम आपकी खाने की सप्लाई रोक देंगे अगर आपने पाकिस्तान से अपने टैंक्स वापस नहीं बुलवाए तो। शास्त्री जी उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने बोला एक दिन हफ्ते में सारे हिंदुस्तानी व्रत रखें, उसको शास्त्री व्रत बोलते थे। तो अब उनको लगा कि भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है, तो शास्त्री जी के ऊपर प्रेशर डलवाया गया रशिया से, फिर और उनको ताशकंद बुलवाया गया था, जहां पे पाकिस्तान उनके सामने हाथ जोड़ के भीख मांग रहा था, भैया गलती हो गई, पाए लागू, राम 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 राम, पीछे चले जाओ। तो शास्त्री जी ने बोला चलो ठीक है, यहाँ लोगों से बात की, उन्होंने कहा ठीक है कल को फिर मौका मिलेगा, और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। कैसे डेथ हुई ये लोग अब गैस ही कर पा रहे हैं, किसी को जहर दे दिया गया था, मैं नहीं था भैया वहां पे किचन के अंदर। हाँ, इसमें मूवी बहुत ढेर सारी बनी है, मैं तो एक बार ब्लॉग रीड कर रहा था 1965 की लड़ाई में यूएस के ऊपर जो प्रेशर था रिजॉल्व कैसे हुआ, तो मेरे को ये इन्फॉर्मेशन कुछ 5-7 साल पहले नजर आई, तो मैं जब ये पॉइंट वन पढ़ाता हूँ तो भोग देता हूँ बीच में। ओके, तो अब टैंक्स वापस आ गए और यूएस ने अपनी सप्लाईज हमारी रिस्टोर कर दी। तो अब शास्त्री जी को के बाद बाकी लोगों को ये तो समझ में आ गया कि भैया अपने ऊपर ही आपको आत्मनिर्भर रहना है। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का लॉजिक सेल्फ सफिशिएंसी था, मोदी जी का वही आत्मनिर्भर हो गया। सेकंड प्लान आया कि भाई एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन पे शिफ्ट होते हैं, थोड़ी सी कमाई बढ़ेगी। फिर सोचा गया लोगों को ज्यादा से ज्यादा पॉवर्टी से बाहर निकाला जाए, अनएम्प्लॉयमेंट कम करके एम्प्लॉयमेंट दें। फिर एजुकेशन यूनिवर्सलाइजेशन फॉर ऑल आया। तो अलग अलग प्लान से बच्चों अलग अलग बातें लिखी हुई थी, वो आगे चल के आप पढ़ेंगे, परेशान मत होइए। बट उसके बाद 2012 से 2017 हमारा जो 12th 5 ईयर प्लान आखिरी था, यहां तक आते आते पता लग गया कि ज्यादा काम चाय नाश्ते का चल रहा है, बट कमाई धमाई का काम कोई ठीक से प्लानिंग कमीशन कर नहीं पा रही है। तो सोचा गया प्लानिंग कमीशन को बंद किया जाए 2014 में, और 2015 में एक नया इंस्टीट्यूशन आया चिल्ड्रन, जिसका नाम रखा गया नीति आयोग। यहां पे हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर और जितनी भी यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स थे, बाय डिफॉल्ट इनकी सो कॉल्ड मेंबरशिप रहती है। प्राइम मिनिस्टर प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन हुआ करते थे, यहाँ के भी हेड वही है बेसिकली। खोपड़े में बात गई। और देयर आफ्टर चिल्ड्रन इन्होंने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लाइक अंबानी, अडानी, टाटाज, अदी गोदरेज एंड ऑल दैट, इनको यहाँ का मेंबर बनाया। सीनियर एकेडमिशियन, सीनियर लॉयर्स, इन सबको सीईओस की पोस्ट यहाँ पे दी। तो मतलब एकदम प्रोफेशनल ग्राउंड पे काम करने लग गए। तो जो बात हुई थी अभी पहले चिल्ड्रन कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, दे वर नॉट एज गुड एज व्हाट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियलिस्ट, बट जब ये नीति आयोग आया तब हमारे ब्यूरोक्रेट्स एकदम इंडस्ट्रीज की तरह सोचने लग गए। खोपड़े में बात गई तो चाय पानी वाली किट्टी पार्टी से हटके एक बढ़िया एग्जीक्यूटिव बॉडी बन गई। लॉजिक अंडरस्टूड चिल्ड्रन? तो इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन होती थी हमारे पास रिसोर्सेज के ऊपर, डेटा इनएडिक्वेट था कि किस चीज की जरूरत ज्यादा और किसकी कम है, और पूरा प्लानिंग प्रोसेस टोटल एकदम डपोड़संग स्टाइल चलता था, एकदम फॉल्टी चलता था बच्चों।
समझ में आ गई बात? चलो चलिए इन इंफॉर्मेशन को प्लीज लिख लीजिए। यस सर। तो समझ में आ गया बच्चों लूप होल इन द प्लानिंग प्रोसेस। चलो भाई, तो सोशलिस्टिक इकोनॉमीज आर टोटेलियन इन नेचर। सर ये क्या होता है? टोटलिटेरियन, सब कुछ सोचते थे बेचारे बट कर कुछ नहीं पाते थे। तो सोवियत रशिया कम्युनिस्ट रजीम था, बट देयर आफ्टर चिल्ड्रन, जब अमेरिका ने सोचा रशिया को कैसे तोड़ा जाए तो ओसामा चाचू को पकड़ लिए। ही वॉज एक्चुअली अ CIA एजेंट, और उनको बोला गया कि तुम इसके टुकड़े टुकड़े करवा दो धर्मेंद्र की तरह। उनके पास धर्मेंद्र नहीं था, इसलिए उन्होंने ओसामा बिन लादेन जी को पकड़ लिया। और ओसामा बिन लादेन ने कहा ठीक है मैं उनकी बैंड बजाता हूं, और बदले में जो US ने प्रॉमिस किए वो फुलफिल किए ही नहीं। तो इसलिए ओसामा बिन लादेन किसके अगेंस्ट हो गए? US के अगेंस्ट हो गए। तो एक्चुअली में वो इतने बुरे इंसान नहीं थे जितना उनको पोर्ट्रे किया जाता है। एक्चुअली ही वाज अ प्रिंस बेसिकली, बट उन्होंने इन सब बातों की वजह से त्याग दिया था सब कुछ, और चालू हो गए थे लोगों को भड़काना। और जो अमेरिका का दुश्मन वो उनका दुश्मन, इसीलिए मैंने आज तक पासपोर्ट ही नहीं बनवाया। पासपोर्ट बन गया, पता लगा अमेरिका चले गए, ओसामा बिन लादेन की नजर मेरे ऊपर, बेटा तुम ही गए थे ना वहां कोचिंग खोलने के लिए, और तुम भी निपटोगे, तो इसलिए मैं गया ही नहीं। चलिए जोक सपाट, समझ गए सब लोग बच्चों? समझ गए भाई? तो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्टिक के कुछ डिफरेंसेस है चिल्ड्रन, बहुत ज्यादा रटने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स पॉइंट्स लिख लीजिए, बाकी आप लिख लेंगे। पहला, ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। आई रिपीट चिल्ड्रन, ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। कैपिटलिस्ट में प्राइवेट सेक्टर ओन करता है, और सोशलिस्ट में कौन ओन करता है? स्टेट, मतलब गवर्नमेंट। पोपड़े में बात गई चिल्ड्रन, पोपड़े में बात गई। Here people are free to take decisions, here it is loss of economic freedom। तो आप हेडिंग लिखेंगे सेकंड पॉइंट की इकोनॉमिक डिसीजंस, फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। सिर्फ हेडिंग हेडिंग लिखिए, बाकी आप लिख लेंगे। ओके, झटपट फास्ट, झटपट फास्ट। थर्ड पॉइंट, प्राइस कैसे डिसाइड की जाती है चिल्ड्रन? here it is decided by the government and here it is decided by the price mechanism। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे डिसीजन मेकिंग। आपका पॉइंट का हेडिंग क्या होगा बच्चों? डिसीजन मेकिंग। तो आई रिपीट, पहला पॉइंट क्या था बच्चों हमारा? ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड पॉइंट क्या था? इकोनॉमिक डिसीजंस। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है? डिसीजन मेकिंग। तो सर सेकंड और थर्ड में कंफ्यूजन होगा? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां पे मैंने बोला इकोनॉमिक डिसीजंस और यहां पे बोला डिसीजन मेकिंग। इज दैट क्लियर? कॉपीड ऑल 3 पॉइंट्स। चौथे पॉइंट क्या लिखेंगे? मैक्सिमाइजेशन। बस, सोशलिस्टिक में सोशल वेलफेयर का मैक्सिमाइजेशन है, और यहां पे किसका मैक्सिमाइजेशन है? प्रॉफिट का। रिटर्न ऑल 4 पॉइंट्स। कंफ्यूजन तो नहीं कोई? फर्स्ट लिख लिया सबने? लिख लिया फर्स्ट? लिखिए फास्ट, क्विक क्विक क्विक। पॉइंट नंबर 5 चिल्ड्रन, कंपटीशन। सोशलिस्टिक में होता ही नहीं है, कैपिटलिस्टिक में कोई हद नहीं छोड़ता। कभी सुना है कि इंडियन रेलवेज वाले कह रहे हैं कि हम आपको UPSRTC, उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, दिल्ली इंटर स्टेट बस सर्विस से सस्ता ट्रैवल करवाएंगे? कभी ऐसा बोलते हैं? नो। बट इंडिगो एयरलाइंस वाले जरूर बोलेंगे भाई हमारी फ्लाइट एयर एशिया से सस्ती है। अब तो खैर नहीं पड़ गई एयर एशिया वगैरह, पहले कंपटीशन था। बट क्या सोशल सर्कल में कहीं कंपटीशन होता है? नो। दो टेम्पो वाले सड़क में कंपटीशन करते हैं, एक 10 रुपए ले रहा है, दूसरा हाथ पकड़ ले कह रहा हम 9.5 लेंगे, आइए बैठिए। बट आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि एक ही समय पे एक ही स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक की अगर 2 ट्रेनें जा रही हैं, एक का TT क्या बोलेगा? भाई साहब इधर बैठिए 50 छोड़ देंगे आपको। क्या ऐसा होता है चिल्ड्रन? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो अगर इलाहाबाद से न्यू दिल्ली किसी को ट्रैवल करना है, ढेर सारी ट्रेनें जाती है न्यू दिल्ली चिल्ड्रन, बट प्रयागराज का टिकट हमेशा एक्सपेंसिव होता है और दूसरी ट्रेन का थोड़ा सस्ता होता है। ऐसा क्यों होता है भाई? लोगों को लगता है कि जो प्रयागराज ट्रेन है वो इलाहाबाद से कानपुर जाती है और कानपुर से दिल्ली, तो उसको पैसेंजर्स ज्यादा मिल जाते हैं। बट जिसको इलाहाबाद से कानपुर जाना है वो नई दिल्ली हम सफर पे तो ट्रैवल करेगा ही नहीं, क्योंकि रास्ते में ट्रेन कानपुर रुकती ही नहीं है। बाई चांस रुक गई स्टाफ के लिए तो वो सेंट्रल लाइन पे रुकेगी, या कोई सप्लाईज वगैरह आनी है, सर हम चेन पुलिंग कर देंगे। 2-4 बार तो बच गए, उसके बाद आपने की चेन पुलिंग, पुलिस ने आपकी पुशिंग कर दी थाने के अंदर। तो इन दैट केस इसीलिए आपको नई दिल्ली हम सफर में जगह मिलेगी बट प्रयागराज में जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आपको इलाहाबाद टू न्यू दिल्ली जाना है, पता लगा इलाहाबाद टू कानपुर सीट्स बुक्ड हैं, तो आप टॉयलेट सीट के ऊपर तो बैठ के जाएंगे नहीं,
तो इसीलिए आप जाते हैं नई दिल्ली हमसफर। अब उसमें टिकट महंगा क्यों है? डिमांड और सप्लाई। क्योंकि अब जो नई दिल्ली से इलाहाबाद, इलाहाबाद से नई दिल्ली डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो वो हमसफर प्रेफर कर लेंगे, तो उनकी डिमांड ज्यादा है, इसलिए टिकट महंगा हो गया हमसफर में, प्रयागराज में टिकट सस्ता हो गया। गॉट इट क्लियर? तो ये कहीं ना कहीं स्मेल करिए बच्चों, कंपटीशन है कि नहीं है? बट बोला क्या जाता है कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी में कंपटीशन नहीं होता, ये सिर्फ बोला जाता है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। तो आप आज घर जाके IRCTC का ऐप ओपन करिएगा, इलाहाबाद टू न्यू दिल्ली नई दिल्ली हमसफर का फेयर चेक करिएगा, और इलाहाबाद टू नई दिल्ली प्रयागराज का फेयर चेक करिएगा। 3 टियर AC 2 टियर AC नई दिल्ली हमसफर थोड़ा महंगा है, प्रयागराज थोड़ा सस्ता है। और पूछेंगे ईमेल करके RTI एक्ट के तहत क्यों ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, तो रेलवे बोलेगा हमको बीच में कानपुर ट्रेन रोकनी पड़ती है, उसका इंजन जो है थूक डाल के नहीं चलता है, वो भी डीजल पेट्रोल और करंट से चलता है, तो उसकी कॉस्ट है। मेरा इलाहाबाद टू न्यू दिल्ली ट्रेन चीजें जा रही है तो उसकी कॉस्ट थोड़ी कम है। हाँ तो कम है तो कम पैसा लो ना, कॉस्ट कम है ना, कॉस्ट कम है। बट जब वो ट्रेन चलेगी तो हमारे जो ड्राइवर होंगे उनको ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। अब ये सब फालतू की बकवास है, रियलिटी में प्रयागराज कानपुर में रुकती है तो उसको वहां से भी पैसेंजर मिल जाते हैं। तो इलाहाबाद से दिल्ली सीधी टिकट बुक कराएं 1500 रुपए की, इलाहाबाद टू कानपुर 700, कानपुर टू दिल्ली 900, तो टिकट मिलेगी 1600 की। तो एक सीट प्रयागराज में रेलवे को 1600 दिलवा देगी और नई दिल्ली हमसफर में 1445 दिलवाएगी, इसलिए वो आपसे सिंगल सीट का ज्यादा पैसा लेते हैं। समझे? तो कहने को सोशलिस्टिक है, इंडियन रेलवे सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, हरकतों से नजर आ रहा है। पहला झूठ, इंडियन रेलवे रिकवर ओनली 57% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल। लाओ मेरे भेज दो, मेरे भेज दो, जितना रेवेन्यू चाहिए 25% बढ़ा के मैं दूंगा। इज दैट अंडरस्टूड? नहीं समझे इस बात को? फिर से बता देता हूं, न्यू दिल्ली एंड प्रयागराज ये ट्रेन लेती है लेटर से 1240 रुपए, और फिर प्रयागराज से नई दिल्ली दूसरी ट्रेन है, ये लेती है 1320 रुपए। अब सर यहां क्यों लिए जा रहे हैं ज्यादा पैसे? ये ट्रेन चलेगी 10:10 पे, सुबह पहुंचाएगी 7 बजे। ये चलेगी 10:28 पे और सुबह 6:20 पे ही पहुंचा देगी। सर हम इससे जाएंगे, सोने तो ज्यादा मिले थोड़ा सा। तो ये आप जैसे खलियर लोग हैं, मेरे जैसे खलियर लोग हैं, ज्यादा सोना चाहते हैं, क्यों ज्यादा पैसे लग रहे हैं? सुपर फास्ट चार्जेस। व्हाट? सुपर फास्ट। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गई बात? चलन सबको अंडरस्टूड दिस? चलिए, तो कंपटीशन ही तो है रेलवे का एक तरह का। किस चीज का कंपटीशन है? सुपर फास्ट चार्जेस के नाम पे रेवेन्यू ज्यादा ले लिया। और पता लगा किसी दिन मोदी जी ट्रैवल कर रहे हैं प्रयागराज में, अब भैया ये तो सुबह 6:30 बजे पहुंच जाएगी, ये दिन में 1 बजे पहुंचेगी। हाँ सुपर फास्ट से थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। अब लोग थोड़ा पूछेंगे कौन सा टेक्निकल प्रॉब्लम? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ एक्सीडेंट रहता हो तो मत जाना ट्रेन पे। हमारे मोहल्ले में एक आंटी जी थी, अपने पति के साथ लड़ रही थी, मैंने कहा क्यों लड़ रही है? अरे बेटा क्या बताएं, वो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, 5-5 लाख रुपए मृत वालों को मिला है। तो मैंने, तो इनका रिजर्वेशन इसी में था, ये गए ही नहीं स्टेशन। चलिए, तो लड़ने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, धैर्य जी आप एकदम सही बोल रहे हैं, बट जल्दी पहुंचने की पॉसिबिलिटी भी तो ज्यादा है, इसीलिए रेलवे आपसे सुपर फास्ट चार्जेस लेता है। और पीयूष गोयल जी ने एक और मेरा वीडियो इकोनॉमिक्स का देखा, मार्केट इक्विलिब्रियम का, और पता नहीं वो कौन सा ड्यूटी काट गई, वो मोदी जी जाके बोला है कान में, मोदी जी 50% सीट्स को एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेचते हैं, हर 10% सीट का प्राइस बढ़ा देते हैं। इसको बोला गया सर्ज प्राइसिंग। क्या बोला गया? जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी टिकट का प्राइस बढ़ेगा। तो न्यू दिल्ली, सॉरी प्रयागराज मुंबई दुरंतो AC 2 टियर का फेयर कितना है बच्चों? 3160। अगर आपने जल्दी टिकट बुक करा लिया तो, अगर आपने थोड़ा सा समय बिताया तो टिकट 4150, 6150। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है कहीं से सोशलिस्टिक? सिर्फ बोला जा रहा है, रियलिटी में सोशलिस्टिक है नहीं। अब मैं साबित कर दूंगा कि सोशलिस्टिक है। AC 2 टियर में कोई गरीब आदमी ट्रैवल करेगा तो कहेगा सोशलिस्टिक? समझ में आया कि नहीं आया? तो जब हमारा रिसोर्स ही सोशलिस्टिक नहीं है तो हमारी हरकतें या आउटकम कहां से सोशलिस्टिक होगा? हमारा हरकत, हमारा आउटकम भी कैपिटलिस्ट हो जाएगा। तो लोगों को ये गलत ज्ञान मैं नहीं देना चाहता कि हर सरकारी एजेंसी नॉन प्रॉफिट मेकिंग होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। दे ऑल आर सुपर प्रॉफिट मेकिंग। खोपड़े में बात गई, आज ही NHPC का शेयर 5.5% बढ़ गया, तो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है तो और क्या है? समझ गए बच्चों? चलिए, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैपिटलिस्ट में मिनिमम होता है, बट होता है, मिनिमम होता है बट होता है। ऐसा नहीं कि कैपिटलिस्टिक में सरकारी नहीं होती, भाई रिपब्लिक, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी कुछ तो होगा ही होगा, बट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन धंधे पानी में बहुत कम है।
Whereas सोशलिस्टिक में 101% गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कितना बच्चों? 101% गवर्नमेंट इंटरवेंशन। समझ गए सब लोग? नेक्स्ट, इकोनॉमिक पावर किसके पास होती है? कैपिटलिस्ट के पास। और यहां पे पावर किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास। समझ में आ गया? लार्ज इनइक्वालिटीज आर देयर, यहां पे देयर इज नो इनइक्वालिटीज। कोई बहुत ज्यादा रईस बहुत ज्यादा गरीब नहीं होगा, क्योंकि सरकार, अगर आप बिजनेसमैन है, कमाने का मौका आपको बहुत देगी नहीं, और अगर आप जॉब में हैं तो बस उतनी ही सैलरी मिलेगी जितने में रोटी कपड़ा मकान आप अरेंज कर ले। इज दैट क्लियर? तो गवर्नमेंट टीचर अगर सिटी में है, एक पर्टिकुलर यूपी, दिल्ली, एमपी, बिहार, गुजरात, किसी भी स्टेट में वही सैलरी होगी। 40 किलोमीटर अंदर गांव में अगर पढ़ाने जा रहा है बेचारा, तब भी सैलरी वही होगी। इज दैट क्लियर? तो व्हाट इज बेटर, गांव में रहें कि शहर में रहें? गांव में है, घर तो सस्ता मिलेगा वहां पे, और गांव के बच्चों को पढ़ाएंगे, जान पहचान होगी मुखिया जी से, तो सब्जी भाजी तरकारी भी फ्री में आती रहेगी। मिड डे मील में खाना भी खा लेंगे वहीं पे, कपड़ा भी खुद धो लेंगे, धोबी की भी जरूरत नहीं है, झाड़ू पोछा भी खुद कर लेंगे, सफाई कर्मचारी की भी जरूरत नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? इलेक्शन में ड्यूटी वहीं लग जाएगी, ज्यादा बक्सा लेके ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा। प्लस यू आर विद द नेचर, कोविड में मरने की प्रोबेबिलिटी भी कम होगी, पीवीआर का पैसा बचेगा, मैकडोनल्ड्स का पैसा बचेगा, पिज्जा हट का पैसा बचेगा। कुछ बच्चे कहीं सर आत्महत्या न कर ले, इससे अच्छा इंसान के जीवन की जरूरत ही क्या थी। चलिए, क्लास स्ट्रगल होती है कैपिटलिस्ट में, सोशलिस्ट में जरा भी नहीं होती। समझ गए इस बात को? हेडिंग लिख लें फास्ट। और इन्हीं सबको बच्चों मिला के मिक्सी में घोल के पी जाइए, तो जो इकोनॉमी बनेगी दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करेगा। प्राइवेट सेक्टर विल बी ओनली एंड ओनली फॉर व्हाट पर्पस चिल्ड्रन? प्रॉफिट मोटिव, एंड दे विल बी डूइंग व्हाट इज कॉल्ड एज वेलफेयर। ओनली पुट द हेडिंग चिल्ड्रन, और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस जो दोनों आपने वहां पढ़ा था उसी का भावार्थ यहाँ लिख दीजिएगा। समझ में आ गई बात? तो लिख दीजिए फर्स्ट पॉइंट, coexistence of public and private sector, and Britain, I hope so, is known to be the first mixed economy, और क्योंकि उनका रूल इंडिया में था तो इंडिया को भी उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी की तरह ही स्टैब्लिश किया। बट अगेन वहां पे भी एक्सप्लॉयटेशन बहुत देखने को मिलता था। तो आप एक डेफिनेशन में किसी को स्टैग्नेंट बेसिस पे ना कैपिटलिस्ट बोलेंगे ना सोशलिस्ट, सोशलिस्ट नहीं सोशलिस्ट। तो हर इकोनॉमी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की चिल्ड्रन एक तरह की मिक्स्ड ही है बेसिकली। समझ में आ गया? क्योंकि लोग काफी जागरूक हो गए, इंटरनेट काफी जागरूक हो गया है, कहीं पे भी कोई परेशानी होगी तो बीच में कौन आ जाएगा? उन्नी कृष्णन, यूनाइटेड नेशंस आ जाएगा। यूनाइटेड नेशंस के बारे में सुना होगा आपने, यूनाइटेड नेशंस क्यों बना था बता सकते हैं एक सिंपल लाइन में? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। लीग ऑफ नेशंस इसके पहले था, जो कुछ देशों ने बना लिया अमेरिका को बगैर पूछे। अमेरिका फूफा जी हैं दुनिया के, समझ में आ गया? तो अमेरिका कह रहा है मैं ना साइन करूंगा इनके साथ। तो फिर जब लीग ऑफ नेशंस को खत्म करने की बात आई, उसके पहले ही यूएन बन चुका था। 2-3 साल बाद फिर लीग ऑफ नेशंस को खत्म कर दिया गया। चलिए, हिस्ट्री का ज्ञान लोगों को थोड़ा सा कमजोर रहता है, क्योंकि हिस्ट्री को रट के पढ़ते हैं ना। चलिए भाई, डन दिस। सेकेंड चिल्ड्रन, सेकेंड पॉइंट। अब देखिए, फ्लारी लैंग्वेज, जब लिख दिए प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों काम करेगा, तो फिर इसको लिखने की क्या जरूरत थी? आईसी वाले इसलिए किताब को बोझा बढ़ा जाते हैं। को एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्टिक फीचर्स, सेक्टर नहीं, व्हाट? फीचर्स। समझ में आ गया? तो बस दोनों के फीचर्स एक साथ आपको जोड़ने हैं, क्या बन जाएगा? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो बड़े रईस बिजनेसमैन सुभाष चंद्रा टाइप लोग सोचेंगे कि हम भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए राज्यसभा से, और मोदी जी सोचेंगे कि नियम ऐसा बनाओ कि अडानी जी जो अपना प्रॉफिट कमाए, अगर वो टैक्स में छूट चाहते हैं तो उनको री इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना पड़ेगा, बाहर री इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं होगा। तो गवर्नमेंट भी ऐसे रूल बनाती है जिससे प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग ना हो पाए। ओके, हेडिंग रिटन एवरीबॉडी। चलो नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इकोनॉमिक प्लानिंग का काम तो यहाँ पे गवर्नमेंट का है, बट कोऑर्डिनेटेड होगा। कि जैसे मैंने आपको बोला ना बच्चों, पीपीपी मॉडल लास्ट लेक्चर में बताया था, तो सरकार कह रही है हम जमीन दे देंगे, हम कंस्ट्रक्शन के लिए आपको जो सीमेंट दिलवाएंगे उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट कर देंगे, ताकि सीमेंट की बोरी 450 में जो 28% जीएसटी जुड़ा है वो कम होकर 370 रुपए की हो जाए। बालू हम आपको सस्ती दिलवा देंगे, आपका काम होगा कंस्ट्रक्शन करवाना, लैब आप अपनी खुद बनवाइए अपना पैसा लगवा के।
प्राइवेट सेक्टर माइक्रोसॉफ्ट कहेगा मेरे को क्या फायदा, HCL कहेगा इंडिया मेरे को क्या फायदा, अरे आपको एक बेस्ट टैलेंट मिलेगा आपके हिसाब से, तो जमीन हम दे देते हैं, सस्ते में रॉ मटेरियल हम दिलवा देंगे, आप सिर्फ इसको बनवा लीजिएगा। तो दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग, तो जो PPP मॉडल चल रहे हैं, दिस इज द एग्जैक्ट मॉडल ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड इकोनॉमी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। समझ में आ गया? ऊपर में बात गई चिल्ड्रन। चलिए, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, तो रूल्स बनाएगी गवर्नमेंट और रेगुलेट करेगी प्राइवेट सेक्टर को, ताकि प्राइवेट सेक्टर रैम्पेंट प्रॉफिट मेकिंग ना करें। तो बच्चों इसके लिए देश में कानून है, उसका भी आप जिक्र जरूर करिएगा आंसर लिखते टाइम। MRTP एक्ट 1969, इसको खत्म कर दिया गया और इसकी जगह एक कानून आ गया, कंपटीशन एक्ट 2002। तो MRTP एक्ट में यही सब बातें की गई। जैसे रिलायंस ने जियो की सर्विसेज लॉन्च की, तो एयरटेल कोर्ट पहुंच गया कि ये अपनी फुल सर्विस दे रहे हैं फ्री में, तो लोग क्यों हमारा कनेक्शन लेंगे। तो ये चीज हमारे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कानून में भी लिखी है कि टेस्टिंग पीरियड में कोई भी कंपनी अपनी फुल सर्विस नहीं दे सकती, सिर्फ वो उतनी ही सर्विस देगी जिससे ये क्लियर हो जाए कि उसका नेटवर्क ठीक से काम कर रहा है या नहीं। बट भैया बड़े लोग हैं, सरकार को जैसे चाहे वैसे रेगुलेट कर लेते हैं। 3-4 महीना जज साहब ने, उनके पास भी जियो का फोन रहा होगा, थोड़ा सा केस टाला, जरा मैं ठीक से इस्तेमाल कर लूं, तब तक रिलायंस जियो केम अप विद द कमर्शियल लॉन्चिंग कि भाई अब हम 99 रुपीज की वो कौन सी एनुअल मेंबरशिप लेंगे और 149 का 3 मंथ्स का रिचार्ज। तो उसके बाद एयरटेल ने बोला कोर्ट में कि भाई ये डोमिनेट करना चाहते हैं मार्केट को, जानबूझ के कॉस्ट से कम पे अपना प्लान बेच रहे हैं ताकि हमारी दुकानदारी चौपट हो जाए। रिलायंस को बोला गया कि आप अपनी कॉस्ट शीट सबमिट करिए कोर्ट में, कितनी आपकी लागत आती है और आप पर पर्सन कितना चार्ज कर रहे हैं। रिलायंस यहाँ पे खेल कर गया। क्या खेल कर गया? 199 करोड़ रुपए हमारी लागत आती है, कितनी, और हम 1 करोड़ लोगों को अपना प्लान बेचेंगे, तो पर हेड कॉस्टिंग कितनी हो गई? 199, हम लोगों से 249 चार्ज कर रहे हैं, तो कमा तो रहे हैं प्रॉफिट। खोपड़े में बात गई। अब एयरटेल को यहीं पे झटका लग गया, ये 1 करोड़ कैसे बोल रहे हैं। कोर्ट में जज साहब के सामने शायद एयरटेल के वकील ने बोला होगा, जज साहब झुट्टे हैं ये, 1 करोड़ कस्टमर, मेरे पास 30 लाख कस्टमर है, 20 लाख कस्टमर है, इनके पास कहां से 1 करोड़ आएगा। तो रिलायंस के वकील ने मेरे को फोन किया कोर्ट से, सर क्या बोले। मैंने कहा इन डपोर संघों को बोलो कि देश की आबादी 125 करोड़ है, एयरटेल के पास अगर 20 करोड़ क्लाइंट हैं तो वो एक क्लाइंट से 1400 रुपए महीना लेते हैं। रिलायंस सो कॉल्ड, अरे 20 करोड़ ज्यादा हो गया, 2 करोड़, एयरटेल के पास अगर 2 करोड़, भी ज्यादा हो गया, 20 लाख कर देते हैं इसको। एयरटेल के पास अगर 20 लाख कस्टमर्स हैं तो वो 1400 रुपए में प्लान बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। हम तो 5 गुना कस्टमर बेस तैयार करके बैठे हैं, तो जब हम सस्ते में बेचेंगे तो हमारे क्लाइंट्स भी ज्यादा होंगे। हर इंसान की 1400 रुपए महीना बिल पे करने की औकात नहीं हिंदुस्तान में, बट 249 का प्लान हर महीने लोग ले सकते हैं। इस ग्राउंड पे रिलायंस को हरी झंडी मिल गई और उनका प्लान दरदन चलने लग गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगेन ये कंपटीशन एक्ट में था चल रहा है कि आप किसी के साथ भी कंपटीशन करिए, बट वो फेयर कंपटीशन होना चाहिए, अनफेयर नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? हाँ बोली बोली गलती। सर लॉस तो कंपनी का हो रहा है ना, तो फिर एयरटेल वालों को क्या? एयरटेल ये बोलना चाह रहा है कि भाई कंपनी का लॉस हो रहा है, कंपनी के मल्टीपल बिजनेसेस हैं, ठीक है, बट ये मेरे को डोमिनेट कर रहे हैं, मेरे को नीचा दिखा रहे हैं, ये मेरा बिजनेस बंद करवाना चाहते हैं। तो ये तो इनह्यूमन प्रैक्टिस हो गई ना, ये तो इनह्यूमन प्रैक्टिस हो गई। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? मैं बहुत कम मनी चार्ज करूं बच्चों से और एसी कटिया चलाऊं, तो भाई दूसरा बिजनेस कोर्ट में जाके बोलेगा ये चोर है, ये कटिया से एसी चला रहे हैं, इसलिए सो कॉल्ड इनके फीस कम है और बच्चे यहाँ ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो ये तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है ना। तो MRTP में ये सब बातें लिखी थी कि बिजनेस करिए बट फेयर ग्राउंड पे करिए। लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया? चलिए डन दिस। तो गवर्नमेंट की ढेर सारी पॉलिसीज है बच्चों, टैक्सेशन पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, लाइसेंसिंग पॉलिसी है, एंटी मोनोपोली कंट्रोल है, इसी के तहत दे कंट्रोल द होल इकोनॉमी। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अगले लेक्चर में इस चैप्टर को राम राम सत्य कर देंगे चलें, और स्टैटिस्टिक्स की यूनिट से फिर स्टार्ट करेंगे। गॉट इट क्लियर? चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।